तो पहले तो ये संविधान विरोधी है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ। और इस बार जिस तरह से नियुक्तियों के विज्ञापन आए हैं उससे स्पष्ट है कि इसमें SC ST OBC का आरक्षण नहीं होगा। और इसकी वजह से आज की तारीख में भारत की जुडिशरी दुनिया की सबसे बदनाम जुडिशरी में है। आप कंसल्टेंट क्यों नहीं ला रहे? साले को जज बनाने के लिए कॉलेजियम से रिकमेंड करवा दिया। एक और जाति है जो सिर्फ सारी मलाई वो खाती है कि इंस्टीट्यूशंस ब्राह्मणों के हाथ में रहेंगे। तो ये सरकार असल में एक न्यूज क्लिक को पर कार्रवाई कर रही है, उसको पता नहीं कि कितने छेद से उसका पानी निकल रहा है। इसको बंद कर दो, ट्विटर को बोलेंगे सब बंद कर दो, फेसबुक को सब बंद कर दो, तब तो एक मतलब फिर तो विस्फोट होगा। सरकार को जब बहुत गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, वो किसी जुनैद अंसारी को, किसी सलीम शेख को जाकर पकड़ लेगा। मैक्सिमम यही करेगी ना सरकार। मेरे साथ भारत के सबसे सीनियर, तेज तरार और सोशल मीडिया के सबसे बड़े पत्रकार दिलीप मंडल साहब हैं। लेटरल एंट्री को लेकर इन्होंने अब कैंपेन शुरू किया है। 7 मार्च को भारत बंद का कॉल है। क्या सोशल मीडिया इसको सफल करा पाएगा? और अब जो राजनीति बदली है, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, इस पर भी बात करेंगे। और खासकर अगर बात करें तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिहाज से क्या सोशल मीडिया को ये पॉलिटिकल ताकत, सोशल ताकत बना पाएंगे, इन्हीं मुद्दों पर। सर, ये लेटरल एंट्री का जो आपने मुद्दा उठाया है, इससे किस तरह का इम्पैक्ट पैदा होगा और क्या वो युवा जो IAS की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ पाएंगे? देखिए, लेटरल एंट्री वाला जो पूरा मामला है, इसके मुख्य रूप से मुझे लगता है 4 एस्पेक्ट हैं। पहली बात, संवैधानिक पक्ष। भारतीय संविधान में UPSC और राज्यों के चयन आयोगों के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 315 से 323 के बीच में सारी व्यवस्थाएं हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे बनेगी। ये पूरे शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो पॉलिटिकल क्लास पॉलिसी बनाता है उसको ब्यूरोक्रेसी लागू करती है। तो इसी के तहत सारी नियुक्तियां होनी है और उसके लिए परीक्षा से लेकर सब चीज़ का प्रावधान है। तो पहले तो ये संविधान विरोधी है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। दूसरी बात, ये उन सारे विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जो रात रात भर हड्डियां गला रहे हैं, परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। आपने एक मुश्त 30 IAS बनाने का फैसला कर लिया। साल में आप जनरली आमतौर पर 120 से 130 IAS बनाते हैं सिविल सर्विस की परीक्षाओं के जरिए। उसमें से आपने 1/4 पद एक झटके में कर दिए और अब अनाउंस कर दिया है कि 400 और पद जो हैं वो लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे। साल में आप सिविल सर्विस के अगर 700 पद लेते हैं टोटल, IAS IPS IRS सब मिला के ग्रुप B ग्रुप 1 सब मिला के, उसमें से अगर 400 पद आप लेटरल एंट्री से भर लेंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो युवा क्या करेगा जो अपनी मतलब रात काली कर रहा है, परीक्षा की तैयारियां कर रहा है। उसके साथ एक तो घनघोर अन्याय है। ये हो गया उसका दूसरा पक्ष। तीसरा पक्ष, लेटरल एंट्री के जरिए जो 9 नियुक्तियां हुई पिछली बार और इस बार जिस तरह से नियुक्तियों के विज्ञापन आए हैं उससे स्पष्ट है कि इसमें SC ST OBC का आरक्षण नहीं होगा, EWS भी नहीं होगा, सवर्ण गरीबों का भी आरक्षण नहीं होगा। और सरकार ने इसकी बाकायदा पार्लियामेंट में जितेंद्र सिंह जो DOPT के मिनिस्टर हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि इसमें आरक्षण हम नहीं देंगे। अभी 30 पोस्ट इन्होंने निकाले और आप देखिए कि 30 को सिंगल पोस्ट बना के उन्होंने कर दिया कि इसमें आरक्षण नहीं देंगे। तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) से संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान आया है, इसका भी ये सरकार सीधे सीधे उल्लंघन कर रही है। तो ये एक इसकी तीसरी समस्या। चौथी समस्या, एक अफसर जो 18 साल की नौकरी के बाद, 20 साल की नौकरी के बाद जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, यहाँ पर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से आने वालों के लिए क्या क्राइटेरिया रखा, 13 साल के एक्सपीरियंस के साथ हम जॉइंट सेक्रेटरी बना देंगे। तो 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी बना देंगे तो एक 18 साल का एक्सपीरियंस वाला अफसर 13 साल के एक आदमी को रिपोर्ट करेगा। मेरे ख्याल से ये भी बहुत ही बड़ी समस्या की बात है कि एक सीनियरिटी का पूरा जो एक तंत्र है, इसको आप पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं अलग बात है, लेकिन दुनिया में ब्यूरोक्रेसी, इवन चाइना की ब्यूरोक्रेसी या इजिप्ट की ब्यूरोक्रेसी आप देखें जो हिस्टोरिकली 2000 साल पुराना जो एक सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम होता है, एक हायरार्की होती है और नीचे का अफसर ऊपर के अफसर को रिपोर्ट करता है। ये व्यवस्था चलती इसी तरह से, पसंद नापसंद अपनी जगह। तो इसमें हायरार्की भी टूट जाएगी कि आप एक जूनियर सा बच्चा एक प्राइवेट रिलायंस या अडानी की कंपनी से आएगा और वो 18 साल एक्सपीरियंस वाले अफसर के ऊपर बैठ जाएगा, IAS के ऊपर बैठ जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही समस्या मूलक है। और चौथी बात कि बल्कि पांचवी बात कि एक आदमी जो सरकार में होता है वो जो फैसले लेता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है। उसके बाद वो अगले पद पे जाता है, उसके बाद और सर्विस करता है, पेंशन लेता है सारी, उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स लेता है। तो उसका एक जो वो फैसले लेता है उसके प्रति उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि बाद में सरकार का एक हमारे ऊपर नियंत्रण है कहीं ना कहीं इनके जरिए। अब ये आदमी जो 5 साल के लिए आएगा लेटरल एंट्री में, ये अपना काम करके चला जाएगा और ये उसी कंपनी में लौट जाएगा या किसी और कंपनी में लौट जाएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये पूरी की पूरी अराजकता आ रही है। जो मतलब जुडिशरी में जो काम कॉलेजियम ने किया
और इसकी वजह से आज की तारीख में भारत की जुडिशरी दुनिया की सबसे बदनाम जुडिशरी में है। वही काम अब नौकरशाही में, ये लेटरल एंट्री के जरिए, ये नौकरशाही का कोलिजियम सिस्टम है। सीधे शब्दों में अगर किसी को समझना हो कि क्या चीज़ है, ये नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का, अफसरशाही का कोलिजियम सिस्टम है, जिसमें अपने मन से, हमारी पसंद से कोई परीक्षा होनी नहीं, कोई इंटरव्यू का कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ आपके पास 13 साल का एक्सपीरियंस की एकमात्र शर्त है। हम तय करेंगे कि आप एक्सपर्ट हैं कि नहीं है अपने विषय के। भाई डोमेन एक्सपर्ट आपको लाना था ना, आप कंसल्टेंट क्यों नहीं ला रहे? सिस्टम तो है ना, बड़े बड़े लोग कंसल्टेंट आए, सरकार को सलाह दी, पैसा लिए, चले गए। आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्यों घुसा रहे हैं उनको? मतलब फाइल पुटअप करने का अधिकार, फाइल अप्रूव करने का अधिकार, ये जब आप दे रहे हैं तो इसका मतलब आप नौकरशाही को। आपने कहा कोलिजियम सिस्टम, तो क्या स्पेसिफिक लोगों का चयन होगा जिनके मतलब चाचा फूफा ताऊ, इसे बिल्कुल अभी जैसे हमारे अंकल सिंड्रोम? बिल्कुल अंकल सिंड्रोम होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अरुण मिश्रा, खुद कोलेजियम में थे, वो सीनियर मोस्ट 5 जजों की टीम में थे। अपने भाई को उन्होंने मध्य प्रदेश में जज बना दिया। एक जज ने अपने ब्रदर इन लॉ को, साले को जज बनाने के लिए कोलेजियम से रिकमेंड करवा दिया। मतलब ये इतनी अराजकता, मतलब आप इस समय कोई एक जज ऐसा नहीं है जिसका रिश्तेदार कोई कुछ ना कुछ नहीं है। बोबडे साहब के पिताजी महाराष्ट्र में सबसे बड़े लॉ अफसर थे, चीफ जस्टिस। कैसे लोग आएंगे? पिछली बार, अच्छा पीछे आपका तो बड़ा डीप रिसर्च होता है, पिछले बार जो 9 लोग की नियुक्ति हुई थी तो भाग गए, अभी हैं एक उसमें से ऑलरेडी भाग गया है। बाकी लोग भी, उनको भी अभी, क्योंकि वो सिस्टम अब उसको, उनके लिए सिस्टम सेट किया जा रहा है। अब जो होगा वो उसमें वो लोग टिकेंगे। अभी पिछली बार वो सिस्टम बन नहीं पाया था, उनको समझ में नहीं आ पाया था, नौकरशाही में वो उलझ कर रह गए। ये सवाल तो आईएएस एसोसिएशन से पूछना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री का जो दिन संसद में बयान था आईएएस को लेकर, इस पर क्या रिस्पॉन्ड होगा? आईएएस शर्मा नहीं चाहिए। मतलब एक आदमी क्यों नहीं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की पॉलिसी बनाने काम कर सकता है, उसकी ट्रेनिंग ले लेना। वो जो कह रहे हैं कि क्यों एक आदमी क्यों एयरलाइंस चलाएगा, भाई एयरलाइंस चलाने के लिए वो 5 कंसल्टेंट रख लेगा। तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है विभाग में। नहीं, वो आईएएस उसके अलग अलग विभागों को देखने के लिए 5 सलाहकार रख लेगा। मतलब उसको एयरपोर्ट, ये प्लेन कैसे काम करता है, इसको जानने की उसकी जो जरूरत होगी तो उसके लिए एक्सपर्ट रखेगा ना, सलाहकार रखेगा। मान लिया जाए मंडल सर कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सत्ता है वो लगभग अब SC ST OBC माइनॉरिटी के हाथों से और खासकर किसान जातियों के हाथों से निकल चुकी है। हाँ, देखिए असल में क्या है कि सरकार जो है अमूर्त चीज़ तो है नहीं। सरकार क्या क्या है, सत्ता क्या है, पावर क्या है? पावर जुडिशरी में है, मीडिया में है, आर्ट एंड कल्चर की संस्थाओं में है, ब्यूरोक्रेसी में है और पॉलिटिकल पावर है। ये सब मिला के एक रिलीजियस पावर भी होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाँ, उसके एकेडमिक से एक पावर है। तो ये इन सारी संस्थाओं में 2 जगह SC ST OBC के लोग दिख रहे थे, एक पॉलिटिकल जगहों पे और दूसरा नौकरशाही में। भाई मीडिया में थे नहीं, कॉर्पोरेट हाउस में थे नहीं, जुडिशरी में थे नहीं, बिजनेस में, कल्चर में है नहीं, वही कॉर्पोरेट हाउस बिजनेस वगैरह में वो रहे नहीं, और एकेडमिक्स में लगभग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पदों पे है नहीं, वाइस चांसलर है नहीं। तो ले दे के इनकी एंट्री कहाँ थी? थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल जगहों पे और बाकी ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन की वजह से। अब उन्होंने पॉलिटिकल पावर में इनको हटाया, कम्युनलिज्म का पूरा तंत्र फैला के, और अब ये कॉलेजियम, ये जो लेटरल एंट्री और प्राइवेटाइजेशन के जरिए ये ब्यूरोक्रेसी पर भी कंट्रोल कर लेंगे। तो ये पूरा देश जो है ये जो सवर्णों के हाथ में अब ये कंप्लीट। सवर्णों में भी जो आपने जो वित्त मंत्रालय का जो आपने स्टैटिक दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बहुत भ्रामक कैटेगरी है। मतलब सोशियोलॉजिकली अगर देखें तो इस सवर्ण के बीच में अपर कास्ट ब्राह्मण, हाँ नहीं, जो अपर, जब हम अपर कास्ट या सवर्ण बोलते हैं तो उसके नीचे पीछे उसकी मलाई खाने वाली एक और जाति है जो सिर्फ सारी मलाई वो खाती है। आप इसमें मुख्य रूप से आप देखिए ब्राह्मण खा रहा है, ये सारे पदों पर काबिज है, और उसको जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण सबसे ऊपर। बिल्कुल 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 50% से ज़्यादा वो अकेले उसका भी कैप्चर किया। ये आप कहीं भी देख लीजिए कि जो ओपन कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो देख लीजिए, आप देखेंगे तो वो असल में इन्होंने किस तरह से पावर का बंटवारा किया है। आज की तारीख में जो मेरी एनालिसिस है कि पावर का बंटवारा ये है कि इंस्टीट्यूशंस ब्राह्मणों के हाथ में रहेंगे, और जो पैसा देने वाले, बड़ा पैसा कमाने वाले बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो वैश्य जातियाँ हैं, खास करके इधर वेस्टर्न इंडिया की जो वैश्य जातियाँ हैं, वो भी गुजरात के, हाँ गुजरात हो गया आपको, इधर बाकी भी मतलब वैश्य जातियाँ, वो भी बिहार वगैरह के वैश्य नहीं, बिहार यूपी के और पूर्वी यूपी के वैश्य के लिए इसमें कुछ नहीं है, उड़ीसा वगैरह के वैश्य के लिए कुछ नहीं है। कुछ चुने हुए वैश्यों में भी कुछ चुने हुए समुदाय हैं, उसमें उनके हाथ में चीज़ें चली गई हैं। तो ये बंटवारा है उन्होंने वर्क डिवीजन कर लिया है कि हम इंस्टीट्यूशन चलाएंगे और उसके जरिए हम अपने हाथ में पावर रखेंगे, और जो कॉर्पोरेट्स है ये आप चलाइए। तो पत्रकारिता पर तो बात यही हो रहा है असल में। जो एक पैसा कमाने का एक बड़ा स्रोत किसानी थी, उसका पैसा भी चला जाए कॉर्पोरेट्स के हाथ में,
और इसको इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? यही जुडिशरी, यही मीडिया उसको भी facilitate किसान आंदोलन से क्या लगता है आपको, बीजेपी को एक पत्रकार के तौर पे आप क्या देख रहे हैं? उसका जो हिंदू फोल्ड, जो धर्म की राजनीति थी, जिस निश्चित रूप से पर वो टूटा है। टूटेगा? निश्चित रूप से आज की तारीख में टूटा है। कल क्या होगा नहीं मालूम, कल वो कोई और दंगा करा दें, कुछ भी करा दें, क्योंकि इनका अभ्यास रहा है, ये उनकी मतलब उनका टूल किट है, ये टूल किट है उनका, तो ये वो करते रहे हैं। लेकिन मुझे आज की तारीख में मुझे लगता है कि साथ में इनका खाना बनने लगा है। सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर मुस्लिम और सिखों का खाना साथ में चढ़ने लगा है। एक चूल्हे पर इनका खाना पक रहा है और अगल बगल बैठ के खा रहे हैं। ये आपको बहुत मुश्किल था। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था। और सिखों का और मुसलमानों का भी जो पुराना एक ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट रहा विभाजन वगैरह के समय में, इसके बाद मुझे लगता है कि ये एक यूनिटी का बहुत बड़ा पॉइंट है। भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत अच्छा है, बीजेपी के लिए बहुत बुरा है। कोई पॉलिटिकल सिंड्रोम, कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ा चक्रवात टाइप का दिख रहा है? कुछ होगा जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बन रहा है? ये मैं देख रहा हूँ क्या शंभू जी कि ये जो पूरा सरकार है ये डीलेजिटिमाइज हो रही है। ये अपनी विश्वसनीयता और अपनी जो एक मोरल अथॉरिटी है, जो इकबाल होता है सरकार का, वो खो रही है। और जहाँ पर भी जनता है, ट्विटर पे जनता है, फेसबुक पे जनता है, ज़मीन पे जनता है, इन जगहों पर इनको दिक्कत हो रही थी। इसका मतलब, और ये सरकार, लोगों के दिमाग में अब ये भी आ रहा है कि कहीं ये सरकार ईवीएम के जरिए नकली तरीके से तो नहीं आई है, और अगर ये नहीं आई है तो इसको इतना जनविरोधी काम करने का साहस कहाँ से आ रहा है? तो ये सरकार डिलेजिटिमाइज हो रही ये है। तो है कि 5% लोग ही इसके साथ हैं। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या मोदी जी पुतिन मॉडल या चीन के मॉडल की तरफ बढ़ सकते हैं? वो संभव है भारत में? देश देखिए बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स देश है। मुझे नहीं लगता है कि इस देश पर कोई बहुत बड़ी तानाशाही वगैरह की बहुत गुंजाइश होगी। देखिए, होने को इतिहास में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इतिहास चक्र किस दिशा में जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के में की जो विविधता, इसकी बनावट है, इसकी जो बुनावट अगर है, मोदी जी 40 साल के होते तो इसकी पॉसिबिलिटी थी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई गुंजाइश रही है। एक प्रयोग हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, फेल हुआ। कोई भी मतलब यहाँ पर 70 साल से लगातार डेमोक्रेसी चल रही हो, ऐसे उदाहरण इस दुनिया में बहुत कम है। खास करके जो मॉडर्न देश नहीं है वहाँ ये होता नहीं है। तो ये चल रहा है, तो मैं अभी तक के अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि ये प्रयोग वो नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से अगर डीलेजिटिमाइज हो चुके हैं तो देर सवेर जनता इनको किनारे कर देगी। बहुत ईवीएम वगैरह का भी एक लेवल के बाद खेल नहीं चलता है, ब्यूरोक्रेसी पलट जाती है, मीडिया पलट जाता है। जब माहौल बदलता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें साथ साथ। मीडिया पर आप आ गए। सोशल मीडिया इससे पहले इतना ईमानदार भारत के पत्रकार नहीं थे। अब तो सारे तबकों से लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन दुनिया के देशों की तुलना करें तो क्या सोशल मीडिया ने वो जगह ले रखी है जिससे टीवी अखबार का इम्पैक्ट कम होता दिख रहा है? भाई आज की तारीख में देखिए, एक तो अखबार की स्थिति ये है कि मैं कल जो अखबार में पढ़ूंगा वो मुझे आज सोशल या टेलीविजन से मिल रहा है। तो अखबार का महत्व तो यहाँ पर ऐसे भी ऑलरेडी मर जाएंगे, किनारे हो गया। सारी दुनिया में हो चुका है, ये कोई भारत की विशिष्ट बात नहीं। भारत में अखबार सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि साक्षरता अभी बहुत लोगों को आ रही है, तो फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग अखबार ले रहे हैं। इंग्लिश के अखबार जैसे तेजी से उनका सर्कुलेशन गिर रहा है, तो देर सवेर इसको खत्म होना है। मैगजीन जैसे खत्म हो गया, ऑलमोस्ट डेड है, तो वो इस स्पेस तो गया। अब टेलीविजन ने इस बार क्या हुआ, किसान आंदोलन में या इससे पहले के भी कुछ आंदोलन में, चूंकि उन्होंने पक्ष ले लिया सरकार का, तो आप देखिए, अगर मान भी लें कि बीजेपी के जितने वोटर हैं वो सरकार के साथ अब भी हैं और वो प्रो गवर्नमेंट खबर देखना चाहते हैं, तो इसके बाद जो अपोजिशन में स्पेस है वहाँ पर भी तो लगभग 2/3 आबादी तो वहाँ पर है ना। तो उसका कंटेंट कहाँ से आएगा? उसका कंटेंट जब सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक और इन लोगों ने देना शुरू किया तो जनता वहाँ टूट पड़ी। तो आज की तारीख में 1000 के आसपास मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनका एक सेल्फ सस्टेनिंग उनके मॉडल्स बन रहे हैं। तो ये सरकार असल में एक न्यूज़ क्लिक को पर कार्रवाई कर रही है, उसको पता नहीं कि कितने छेद से उसका पानी निकल रहा है। तो इतने छेद को प्लग नहीं कर पाएगी ये मतलब इसके 10,000 यूट्यूबर्स को तो जेल में डालना पड़ेगा। नहीं, वो संभव भी नहीं है। और उसके बाद आप क्या कंट्रोल करेंगे? आप गूगल को कंट्रोल करेंगे, उसको बोलेंगे यूट्यूब में इसको बंद कर दो, ट्विटर को बोलेंगे सब बंद कर दो, फेसबुक को सब बंद कर दो, तब तो एक मतलब फिर तो विस्फोट होगा। वो भी सरकार नहीं चाहती है। तो मतलब ये एक ऐसी स्थिति है कि सरकार भाई एक चैनल हो उसको मैनेज कर सकते हैं कि आपको विज्ञापन दे देंगे, आपके खिलाफ ये केस चल रहा है, आपको ये संभाल के रखना है, आपका मालिक ये चल रहा है, आपकी चीनी मिल है, आप कंट्रोल रहो। लेकिन अब एक यूट्यूबर जो मतलब 25 साल का बच्चा वो यूट्यूब पे चला रहा है और उसके वीडियो नौकरी नहीं मिली इसलिए यूट्यूब चला रहा है, तो वो तो नहीं मानेगा। उसको तो आप मैनेज कैसे करोगे? उसके पास तो आपका पहुंचना ही मुश्किल है। एक दो का आप पकड़ लोगे, किसी मुसलमान यूट्यूबर को पकड़ लिया आपने, मैंने सरकार को जब बहुत गुस्सा आएगा तो क्या करेगा वो? किसी जुनैद अंसारी को, किसी सलीम शेख को जाकर पकड़ लेगा। मैक्सिमम यही करेगी ना सरकार इससे। लेकिन ये लहर कहाँ रुक रही है?
मतलब ये तो एक ऐसा पुनिया वाले से हो गया और लोगों ने ये मुझे नहीं लगता है कि ये भी सरकार के पास आज की तारीख में ऑप्शन है कि सारे यूट्यूबर्स को आप बंद कर देंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो सरकार इस समय इस मामले में बहुत बुरे शेप में है। सोशल मीडिया उसकी बड़ी परेशानी बन चुका है इस समय। मतलब आप समझिए कि मतलब कैबिनेट सोच की मीटिंग होती है रात में, यूट्यूब का जो यूएस ऑफिस है, जब इनको बात करनी थी तो इसको यूट्यूब जो ट्विटर का ऑफिस है यूएस ऑफिस, उसने कहा कि ठीक है बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम कॉल आपको कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे वर्किंग आवर्स के हिसाब से करना पड़ेगा। तो रात में 1 बजे 2 बजे भारत सरकार के अधिकारी बैठ के ट्विटर के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और सुबह 7 बजे ये खबर बाहर आती है। मतलब इतना अब ये जो ताकत है उन कंपनियों की, उसको भी आप समझना पड़ेगा। ये अमेरिकन कंपनी मान जाएंगे बिजनेस? मानेंगे वो? उन्होंने ट्रम्प के उनके तो डीएनए में नहीं, वो तो एक अलग इशू है और वो थोड़े बहुत समझौते भी करते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो ट्विटर और जो फेसबुक ट्रम्प के अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए, जिसको दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है और उस समय वो पद पे था, सारे फैसले ले सकता था, उस समय उसको ब्लॉक कर दिया। और क्या कर लिया ट्रम्प ने? तो ये मतलब कोई मोदी जी और कोई मतलब रविशंकर प्रसाद अगर सोच रहे हैं कि बाह मरोड़ लेंगे, बाह मरोड़ के नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत आप कंसेशन देकर और पैसा वगैरह उनकी कमाई बढ़वा के तो थोड़ा बहुत आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक जो ऐसा हो सकता है कि इनको ब्लॉक कर दे, जैसे चाइना में है यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर, ये अपना लॉन्च करे, जैसे ये कर भी रहे हैं। ये भारत क्यों नहीं कर सकता है? भारत की जो इकॉनमी है और भारत का जो इलीट है, उसका जो अमेरिका के साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड, एक मतलब गर्व सुंदर पिचाई सत्या नडेला और इंदिरा नूई। नहीं रविशंकर प्रसाद की बेटी, प्रमोद महाजन का भतीजा, ये सब अमेरिका में बैठे हुए। भाई आप क्या समझ रहे हैं कि ये मतलब ये इनके कोई संबंध नहीं है अमेरिका के साथ? अमेरिका सबके ये इन कॉर्पोरेट्स, इन सारे कॉर्पोरेट्स का क्या अमेरिका के साथ संबंध नहीं है? तो अमेरिकन कॉर्पोरेट को आप एक सीमा से ज़्यादा छेड़ने की आपकी हालत भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है। उसको आप हो सकता है आप नेशनलिज्म के नाम पे थोड़ा बहुत कुछ कर लें, वरना तो ट्विटर को बंद कर देते। ट्विटर पर आज की तारीख में बीजेपी की दुर्गति ही होनी है ना। वहाँ पर ट्विटर में किसी भी दिन सोशल मीडिया पर इनकी दुर्गति होनी है, क्योंकि बहुसंख्यक इनके खिलाफ। इनका अगर बस चलता तो सब बंद हो जाता। नहीं कर पा रहे ना, नहीं कर पा रहे। आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि आप इनको ब्लॉक कर दो, मतलब रिक्वेस्ट की ही भाषा है ना। सरकार और कंपनियों के बीच की जो भाषा है, आप आदेश नहीं दे रहे हैं अभी ट्विटर को कि आप इन अकाउंट को बंद करिए। आप बोल रहे हैं कि ये अकाउंट जो है ये समाज में कटुता फैला रहे हैं, कृपया इन्हें बंद करें। तो ये जो लैंग्वेज है, ये मतलब कॉर्पोरेट जो है उसका स्ट्रक्चर जो है, उसमें भारत सरकार की एक लेवल से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि चले। एक नया मार्केट दिख रहे हैं, सोशल मीडिया का सरलीकरण करेगा, सिंप्लीफिकेशन करेगा। और छोटे जो पहले चैनल चलाना या अखबार चलाना मतलब 100 करोड़ का काम था, ये 5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच का बिजनेस आ रहा है और इस पर एडवर्टीजमेंट आ रहा है। आपको एडवर्टीजमेंट भी नहीं खोजना है, जाति देख के ऐड वाला भी मसला अब नहीं है, नंबर से आ जाएगा। तो नंबर से आ जाएगा। क्योंकि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी उसी को ऐड देगा जो जिसका व्यूअरशिप है, वो भी नंबर देख रहा है सीधा। हाँ नहीं, ये निश्चित रूप से एक अलग मॉडल बनेगा और बनना चाहिए। बहुजनों को हाथ आजमाना चाहिए अब इसमें। ना एकदम कूद पड़ना चाहिए इस समय बहुत, क्योंकि वो वाला और रजत शर्मा वही कंटेंट है जो मेन स्ट्रीम नहीं दे रहा है। लेटरल एंट्री का इशू है। अब इसको ना एनडीटीवी दिखा सकता है, खबरों की कमी भी नहीं, ना एनडीटीवी दिखा सकता है, न रिपब्लिक दिखा सकता है। पूरा स्पेक्ट्रम में बता रहा हूँ, घनघोर दक्षिणपंथी से लेकर वामपंथी होने का नाटक करने वाला एनडीटीवी तक, कोई भी आपको लेटरल एंट्री के इशू पर, रिजर्वेशन के इशू पे आपके साथ तो आएगा नहीं। तो ये जो जनता इन इश्यूज को देखना चाहती है वो कहाँ जाएगी? वो बड़ी संख्या है, और बड़ी जनसंख्या, आबादी तो यहीं पर है। तो ये जो आबादी, और अब खाती पीती भी मिडिल क्लास भी इसमें फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि बाजार की वजह से और बाकी रिजर्वेशन वगैरह। ठेला वाला भी मोबाइल देख रहा है, टीवी मोबाइल, और नहीं, और उसके पास स्पेंड करने के लिए पैसा भी है। वो घर जाकर खरीद रहा है, नहीं, और घर जाके वो एक पक्का मकान भी बना रहा है, और उसका बच्चा जो है वो एक मोटरसाइकिल भी सेकंड हैंड खरीद ही ले रहा है। तो ये नहीं है कि वो स्पेंड नहीं कर रहा है, वो शैम्पू भी खरीद रहा है, साबुन भी खरीद रहा है, और पैक की हुई हल्दी भी खरीद रहा है। और मतलब ये जो नया जो क्लास है, ये क्लास असल में एक नए मीडिया स्पेस को मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल, जो डाइवर्सिटी आप लगातार पिछले 15 साल से मैं आपका संघर्ष देख रहा हूँ, जो डाइवर्सिटी की आप बात कर रहे थे पत्रकारिता में एक पत्रकार के तौर पे, वो पूरा होता दिख रहा है? अगर टीवी अखबार में नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया में। नहीं, उस प्रोसेस को मैं देख रहा हूँ। वो प्रोसेस निश्चित रूप से इस समय जारी है और उस प्रोसेस में संभावना भी है। तो मैं बस मतलब अल्टीमेट ऑप्टिमिस्ट हूँ, मतलब घनघोर आशावादी व्यक्ति हूँ, बहुत मतलब चरमपंथी हूँ इस मामले में कि आशावाद के मामले में मुझे लगता है कि वो जो मतलब पुराने मठ और गढ़ बहुत सारे इस बीच में टूट भी गए हैं। नए मतलब नए का समय लगता है कि आ रहा है, आ गया है। देखते हैं बाकी प्रोसेस।
एक सवाल आपसे निजी तौर से भी जुड़ा हुआ है कि अब दिलीप मंडल की क्या भूमिका होगी? आपको सबसे ज़्यादा नहीं, मैं अभी तक देखिए दो ही भूमिका मुझे लगता है कि सोशल मीडिया वगैरह में है कि मैं बहुजन समाज और बाकी जो SC ST OBC किसान इन समुदायों का, माइनॉरिटीज़ का या बाकी इशूज़ पर मैं एक इनका डायरी लेखक हूँ। प्रतिदिन की डायरी जो है वो मैं लिखता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि आज आपके मतलब का ये हो गया, आज आपके मतलब का ये नहीं हुआ और आपको आज इस मुद्दे पर ये सोचना चाहिए। तो मैं दैनिक डायरी लिख रहा हूँ इनके लिए। मैं डायरी लेखक हूँ इस समाज का। मेरी बड़ी भूमिका सीमित है और रिसर्चर और एक दैनंदिन लेखक के रूप में ही मैं अपनी भूमिका इस समय देखता हूँ। तो ये दिलीप मंडल साहब से मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में पत्रकारिता में जो इन्होंने माइलस्टोन क्रिएट किए हैं, खासकर नौकरी छोड़ने के बाद, इंडिया टुडे के संपादक के तौर पे इनकी आखिरी नौकरी थी जो मेरी जानकारी है। उसके बाद सोशल मीडिया पर इन्होंने जो स्टॉर्म पैदा किया है, दिलीप मंडल इकलौते शख्स हैं जिनके एक ट्वीट पर रीट्वीट 10-10 लाख ट्वीट होता है और वो इंडिया ट्रेंड भी करता है। और एक बात और है कि सबसे ज़्यादा SC ST OBC और माइनॉरिटी के मुद्दों पर लगातार तीव्र तरीके से, तेज़ तरार तरीके से सोशल मीडिया पर इन्होंने वैकल्पिक मीडिया बहुजनों के लिए खड़ा किया है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। करण आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।